मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पथ को रोशन करने वाली होती है एक नारी। शक्ति एक है नारी। जी हाँ, इसमें कोई दो राहे नहीं है कि महिलाओं ने दृढ़ संकल्प और मेहनत से देश और दुनिया में नया आयाम हासिल किया है, जिन्हें देखकर न सिर्फ गर्व होता है बल्कि प्रेरणा भी मिलती है कि बस अब चलो, उठो और अपने सपनों को पूरा करो। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है दमदार शख्सियत में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही दमदार शख्सियत मौजूद हैं जिनका सफर किसी मिसाल से कम नहीं। ये रेकी भी करती हैं और काउंसलिंग भी, क्रिकेट भी खेलती हैं और पिस्टल शूटिंग भी करती हैं, एक माँ भी हैं और रूबिका फैशन हाउस की करता धरता भी। ये भरतनाट्यम डांस भी करना जानती हैं और जरूरतमंद महिलाओं को काउंसलिंग देना भी जानती हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए स्वागत करते हैं दीपक भारद्वाज का। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। दीपा जी, आपके बारे में इतना कुछ है बताने के लिए कि वो सब बताने में आज का पूरा एपिसोड कम पड़ जाएगा शायद। और मैं ये जानकर हैरान हूं कि एक इंसान इतना सब कुछ आखिर कैसे कर सकता है, और आप तो ये सब मैनेज करती हैं। तो पहले आप यही बता दीजिए कि आपके दिन में 24 घंटे से ज्यादा का समय होता है क्या? क्योंकि इतना सब कुछ मैनेज कर पाना एक दिन में आसान बात बिल्कुल नहीं है। पल्लवी, सबसे पहले तो धन्यवाद, थैंक यू। एंड आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये मुझे भी कहीं कहीं लगता है कि 24 आवर्स मेरे लिए काफ़ी कम है, बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स की जगह पे 48 आवर्स हो तो शायद बेटर है। मैं फ़िलहाल अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग 4 o'clock से। 4 o'clock से उठने के बाद मेरे नॉर्मल रेकी प्रेयर्स रहते हैं, ब्लेसिंग्स रहते हैं। उसके बाद मेरे मेडिटेशंस रहते हैं। देन आई डू योगा। योगा के बाद ऑब्वियसली बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है, तो फिर स्कूल के लिए टिफ़िन, सिर्फ बच्चों को फिर नाश्ता सब करा के फिर उनको स्कूल के लिए नीचे ड्रॉप करके आने का, एंड देन अगेन कुकिंग, एंड साथ साथ में मेरे जो भी बिज़नेस के शेड्यूल्स है, मीटिंग्स है, उसको सब लाइन अप करना। देन आई गो फॉर रूबिकॉन फैशन हाउस, जो मेरा एक बुटीक है, फैशन हाउस नेपेंसी रोड में, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। अभी इसके साथ क्या होता है ना, इस पूरा दिन बिजनेस में चला जाता है शाम तक। फिर शाम को मैं जब घर आती हूँ तो थोड़ा ऑब्वियसली बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, उनके दिन कैसे गए, क्या गए, होमवर्क से लेके सब कुछ एक थोड़ा मैनेज कर लेते हैं बच्चे भी, और मैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देती हूँ। उसके बाद मेरा जो नाइट शेड्यूल है आफ्टर 10-10:30, फिर मेरे ऑनलाइन टैरो सेशंस रहते हैं। बिकॉज़ मुझे मॉर्निंग में ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे जो भी क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, उनको टैरो रीडिंग चाहिए रहता है, तो मैं वो रात को ऑनलाइन उनसे टैरो रीडिंग सेशंस दे देती हूँ। एंड ये तो रहा मेरा मंडे टू सैटरडे का जो शेड्यूल है। ऑल्टरनेट डेज मेरे को अगर किसी ने अर्जेंट बेसिस पे ऑफलाइन टैरो चाहिए रहता है, तो मैं फिर मॉर्निंग 10 to 11 का एक टाइमिंग या 10 to 12 का एक टाइमिंग फिक्स कर देती हूँ घर पे, फिर मैं टैरो कार्ड सेशंस लेती हूँ। उसके अलावा संडे हाफ डे विथ माय किड्स एंड हाफ डे विथ माय टैरो सेशंस रहता है। साथ में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, मैं क्रिकेट भी प्रैक्टिस करने जाती हूँ। साथ में पिस्टल शूटिंग भी है। पिस्टल शूटिंग अभी थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस का इतना टाइम नहीं मिलता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन तो जाके मैं प्रैक्टिस करूँ। बिकॉज जो चीज़ मुझे मतलब पैशनेट करती है, बहुत खुशी देती है, उस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी भी आगे चल के भी एज हो जाए फिर भी मैं वो छोड़ूं नहीं। तो मैं ये जज्बा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दीपा जी, कि आप कीप गोइंग, यू जस्ट कीप गोइंग, कि आप कोई भी एक प्रेरणा लेकर अपनी लाइफ में आगे चल रहे हैं और नई नई चीजें आप जो सीख रही हैं वो वाकई काफी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और दीपा जी, हाल ही में आपने एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट की प्रेसिडेंट आप बनी है, महिला विंग की, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई पहले तो। थैंक यू सो मच। और ये एक नई जिम्मेदारी अब जुड़ गई है आपकी जिंदगी में, तो कैसा लग रहा है ये नई जिम्मेदारी के साथ? मुझे एक किस्सा याद आता है। मतलब मैं जब छोटी थी तो मुझे कभी डैड को बोलती थी कि मुझे आज डॉक्टर भी बनना है बड़े होके, कभी बोलती थी मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, कभी बोलती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है, कभी बोलती थी मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। तो मेरे पापा बोलते थे कोई एक चीज़ बन लेना, तो मुझे बोलते थे नहीं पापा, एक लाइफ मिली है तो मुझे जो जो चाहिए मुझे करना है। तो मुझे किसी ने बोला था कि आप जैक ऑफ एवरीथिंग हो बट मास्टर ऑफ नन हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जैक ऑफ एवरीथिंग रहना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अगर आप
कोई चीज़ आप जिम्मेदारी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उसको करने की आप में इच्छा है, आप में क्षमता है, तो वाई नॉट एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज एंड जस्ट गो विद द फ्लो। मैं उसको हैज अ स्ट्रेस या प्रेशर कभी नहीं लेती। मुझे ऐसा लगता है कि वाह, ये भी एक चीज़ मेरे साथ जुड़ गई है, दैट मीन्स आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट एंड मुझे उसके लिए 100% देना है एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना शेड्यूल्स ऑल्टर करती हूँ एंड बट या आई ट्राई टू गिव 100% टू वॉट एवर आई एम डूइंग। दीपा जी, आप एक संस्था से भी जुड़ी हैं जो कि एनजीओ है, निर्भय भारत सामाजिक संस्था, और वहाँ पर आपने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम किया और बच्चियों के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन दी और साफ़ सफाई कितना ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में, उसका महत्व उन्हें समझाया। उसके बारे में बताइए, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? मैं निर्भय महिला मंडल मैंने बहुत कुछ साल पहले ज्वाइन किया था एज अ प्रेसिडेंट महिला विंग की। तो मैं उसको ज्वाइन करने का मेरा मेन मकसद था लेडीज़। आई फील बीइंग अ वुमेन, मुझे पता है कि हम लेडीज़ लोग को कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आती है, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग। तो मुझे हर एक लेडीज़ को बोलना है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप सक्षम हो जाओ। भले आपके पास एवरीथिंग है, सब कुछ है, यू आर लाइक वेल सेटल्ड, बट स्टिल आई फील कि आप अपने दम पे कुछ करो ताकि आगे चल के आप अपने आप एक इंडिपेंडेंट महसूस करो। उस चीज़ के लिए मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगे जो है ट्राइबल लेडीज़, जिनको ऑब्वियसली घर काम एंड छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते हैं। तो मुझे ट्राइबल लेडीज़ लोग के लिए बेसिकली ऐसा लगा कि उनका बेसिक नीड्स तो फुलफिल होता है बट एज अ लेडीज़ वो इंडिपेंडेंट कभी हो नहीं पाती। तो फिर हमने उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आते हैं वो उन तक पहुँचाए। फिर उनको बहुत सारे मेडिकल से लेके हाइजीन से लेके हर चीज़ का हमने उनके साथ डिटेल व्हाट यू कॉल सेमिनार्स कंडक्ट किए। उसके अलावा हमने सेल्फ डिफेंस का भी सेमिनार्स उनके साथ कंडक्ट किए, बाकायदा क्लासेस लिए ताकि वो, उनकी बेटियां, उनके बच्चे आगे चल के भी अपने आप को हर चीज़ में डिफेंड कर सके। और मैं चाहती हूँ कि ये हर एक महिला, कम से कम कोई भी महिला, किसी एक लेडीज़ को भी, डोमेस्टिक वर्कर ही क्यों ना अपने घर की, उनको अगर प्रोत्साहन करके आगे लेके चले तो बिलीव मी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडीज किसी पे भी डिपेंडेंट हो सकती है। तो दीपा जी, कितना समय आपको हो गया ये एनजीओ के साथ जुड़े हुए, और क्या अभी भी आप उन महिलाओं के टच में हैं या वो महिलाएं आपको फ़ोन करती हैं कि आज हमने ये मुकाम हासिल किया है, या फिर उनकी लाइफ में जो चल रहा है या उन्होंने कोई अगर अचीवमेंट आपकी वजह से अगर हासिल कर पाई है, तो क्या उसके बारे में आपको शुक्रिया करने के लिए वो कभी आपको फ़ोन करती हैं या आपसे जुड़ने की कोशिश करती हैं? ये महिला, मतलब निर्भय महिला छोड़ के मुझे थोड़ा अरसा हो गया। उसके बाद मैंने अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट किया, ग्रीन ग्लोबल टच करके। बट ये जो भी महिला है जिनके साथ मैंने पहले काम किया, जिनको मैंने हेल्प किया, इट्स नॉट अ हेल्प, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। तो जो भी किया, तो ऑब्वियसली वो हर बार मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आज भी मैं जब भी वो साइड जाती हूँ तो उनका जो प्यार मिलता है या जो जिस तरीके से वो, उनके बच्चे आके मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं और जिस टाइप को वो रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, मतलब इनफ है, मुझे सब कुछ मिल गया अपने लाइफ में। पर दीपा जी, जैसे कि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपने जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है वो साइंस रहा है और मरीन जूलॉजी में आपने मास्टर्स किया और उसके बाद एकदम एक्सट्रीम आप एयरलाइंस से जुड़ी, उसके बाद एनजीओ, और अब आप एक फैशन हाउस जो है चला रही हैं। तो इतना बड़ा ये जो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहला सवाल तो ये है कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको अब ये लाइन छोड़कर, एयरलाइंस और बाकी सब छोड़कर एनजीओ की तरफ बढ़ना है? और अब एनजीओ जब आपने किया, उसके बाद जिस तरीके से आप फैशन हाउस जो आप चला रहे हैं, उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पल्लवी, थोड़ा सा मैं मेरे बचपन में लेके जाती हूँ वापस, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो मेरे डैड इंजीनियर थे, माय फुल डैड की फैमिली जो है उसमें इंजीनियर है। मेरे चाचा जी डॉक्टर है गुलबर्गा में, मेरे आंटी सब डॉक्टर्स है। तो हमारे एक, आई एम फ्रॉम अ साउथ इंडिया, कर्नाटका। तो बेसिकली हमारे में ऐसा रहता है कि या तो डॉक्टर हो या तो इंजीनियर बनो। तो माई डैड वॉज लाइक ही वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं एनसीसी की तरफ ज़्यादा मुड़ गई, जो आर्मी ट्रेनिंग रहती है। तो मेरे डैड ने थोड़ा फोर्स, मतलब सपोर्ट नहीं किया, बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग गोल्ड मेडल्स एंड ऑल, तो उनको लगा कि ठीक है, चलो उसको जो अच्छा लगता है वो करे। बट ही केप्ट
एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि मुझे तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर डीआर देखना है, डॉक्टर बनना चाहिए तुम। तो फॉर दैट ही मेड मी टू डू बीएससी। बीएससी के बाद ही सेड नाउ यू गो फॉर एमएससी। एमएससी किया तो उन्होंने बोला अब मुझे ना पीएचडी करो और डॉक्टर चाहिए करके। देन वाइल डूरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमएससी, मेरे जो प्रोफेसर थे ही वॉज नॉट फ्री बिकॉज उनके ऑलरेडी अंडर 2 स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने बोला यू विल हैव सम 7 to 8 months का गैप और ईयर का गैप, तो यू हैव टू जस्ट वेट। तो मैंने सोचा अभी वेट करूँ उससे अच्छा आई शुड डू समथिंग। तो बाय द टाइम जेट एयरवेज के इंटरव्यूज आ गए, वॉक इन इंटरव्यूज, तो आई जस्ट वेंट एंड आई गेव द इंटरव्यू एंड आई वॉज सिलेक्टेड। एंड बिकॉज ऑफ एनसीसी बैकग्राउंड आई वॉज सिलेक्टेड इन द जेट एयरवेज। एंड मेरे जो लाइफ में जो भी चेंजेस है या बोलते हैं ना एक ट्विस्ट आता है लाइफ में, दैट इज बिकॉज ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। मैं बहुत शाय थी बचपन से, मैं हार्डली किसी से बात करती थी, बस पढ़ाई और अपना खेल कूद, क्रिकेट, कबड्डी, वो बस, उसके अलावा मैं बहुत शाय थी। एनसीसी के थ्रू मुझे बहुत मतलब बोलते हैं ना एक स्टेप मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे बनाने का, डू और डाई सिचुएशन, दैट इज नो अदर ऑप्शन। कभी लगा एनसीसी जब आपने ज्वाइन किया, क्योंकि एक साउथ इंडिया के कंफर्ट जोन में जैसे आप रहे और सिर्फ एजुकेशन बैकग्राउंड आपका रहा, पढ़ना, किताबें, और उसके बाद एकदम सीधा एनसीसी, एक बहुत रफ लाइफ वहां पर जीनी होती है स्टूडेंट्स को, तो क्या शुरू में लगा कि छोड़ देना चाहिए या गलत जगह आ गई, नहीं हो पा रहा? बहुत टफ था। इनफैक्ट मैं आई रिमेम्बर मैं एक कैंप में गई थी फर्स्ट ईयर के, एंड आई कॉल्ड माई मॉम एंड आई सेड मॉम मेरे को यहाँ रहना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज कम्प्लीटली टफ लाइफ। राइट फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock से लेके आपका शेड्यूल रात का 9 बजे तक रहता है, फिजिकल एजुकेशन से लेके आपका पढ़ाई सब रहता है। देन शी केम एंड शी सेड टू द ब्रिगेडियर कि नहीं, माई डॉटर इज़ नॉट कम्फर्टेबल, मेरे को लेके चली गई। मैं वहाँ से तो निकल गई, लेकिन जब वापस जब मेरे सब फ्रेंड सर्कल आए एंड व्हेन आई केम बैक एंड अगेन आई वाज इन द एनसीसी ओनली, बट जो आई फेल्ट वेरी मतलब यू कैन से एम्बैरेस्ड और बैड, लाइक मैंने क्या कर दिया। इट्स नॉट ओनली मी, माई फुल फ्रेंड्स वेर देयर एंड आई कुड हैव डन दैट। तो एक चैलेंज भी मिला कि नहीं अभी मुझे करना है, तो फॉर बेसिक लीडरशिप कैंप के लिए फिर मैंने अप्लाई किया। देन इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन, इट्स नॉट अ इजी। जो भी एनसीसी कर चुके हैं उनको पता है कि बेसिक लीडरशिप कैंप क्या होता है, आरडीसी कैंप क्या होता है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरे को मौका मिला कि मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया दिल्ली में बेसिक लीडरशिप कैंप में, एंड उस साल भी हम लोग जीते, महाराष्ट्र वॉज द विनर। तो एनसीसी इज नॉट सो ईजी, इट्स वेरी टफ। That shows the army life, and that's the reason maybe I feel very respect for the service people, servicemen जो डिफेंस से रिलेटेड है। I really salute them for that reason. जी बिल्कुल, क्योंकि आसान बिल्कुल नहीं है। और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि दीपा जी सिर्फ पढ़ाई और एनसीसी में ही बढ़िया नहीं थी, बल्कि फैशन इंडस्ट्री में भी इन्होंने नाम कमाया है। तो दीपा जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी जो आपने 2013 में जो चैंपियनशिप जीती, आप मिसेज मीरा भयंदर बनी, राइट? जी। तो कैसा रहा पूरा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे पहले तक कुछ ऐसा आपने किया नहीं था, और अब बिल्कुल एकदम से पूरा फैशनिस्टा, एकदम डीवा वाली एक छवि आपको जीने के लिए मिली। तो कैसा लग रहा था जब वो कंपटीशन के लिए आप तैयारी आपने की, और क्या कुछ खास तैयारी थी वो भी आप बता दीजिए। इन शॉर्ट, मैं गई थी मेरी मदर इन लॉ के साथ कुकिंग कंपटीशन के लिए जी, टू पार्टिसिपेट, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला कि इट्स अ लास्ट डेट, खत्म हो गया। एंड देन वी वर लाइक इट्स ओके। देन वन ऑफ द मैनेजमेंट उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर ऑडिशन फॉर द मिसेस मीरा भाईंदर। आई वाज लाइक कम ऑन, मिसेस मीरा भाईंदर, और अब भी बोलते ट्राई तो करो। तो I just gave the audition and I was selected, and believe me, it was very well organized, and we had been trained for a week in that, how to walk, how to talk and everything. Like जैसे हम फेमिना मिस इंडिया का ट्रेनिंग देखते हैं वैसा, I don't say 100%, but yes, approximate 75 to 80% तो हमको वो ट्रेन किए। And after training, we were not knowing कि it would have been such a like you know a grand show. हमको लगा था एक ऑडिटोरियम में रहेगा, बट इट वॉज कम्प्लीटली इन अ ह्यूज ग्राउंड, एंड मिसेस के साथ मिस भी थे, तो वी वेर अप्रॉक्सीमेट 80 to 90 कैंडिडेट्स। तो जैसे जैसे एक एक राउंड होते गया, देन दे स्टार्टेड यू नो व्हाट यू कॉल सिलेक्टिंग द गर्ल्स, द फाइनल राउंड। मेरा नाम आते गया, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इन द लास्ट 5 ऑल्सो, देन इट केम इन द लास्ट 5, एंड देन व्हेन दे अनाउंस द थर्ड,
दैट इज सेकंड रनर अप, देन फर्स्ट रनर अप, एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो। उसके पहले मुझे बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए भी अवार्ड मिला था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक अवार्ड तो कम से कम मैं जीत के जा रही हूँ। बट देन व्हेन दे अनाउंस माय नेम, आई वाज लाइक वेरी आराम से मैं खड़ी थी। देन मेरी जो पार्टनर साइड में खड़ी थी, शी वाज लाइक पिंचिंग मी, दीपा इट्स यू, दीपा इट्स यू, एंड आई वाज लाइक नो यार, वो कोई और रहेगी। आई बोलती तू ही है। एंड दैट मोमेंट लाइक यू नो जस्ट took me directly, you can say, to the heaven कि wow what is this करके। तो दीपा जी, लगा नहीं आपको कि आपका यहाँ पर करियर हो सकता है? तो कभी आपने एक्टिंग में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया या सोचा कि ट्राई कर लेना चाहिए? नहीं टू बी वेरी हॉनेस्ट, ऑब्वियसली मेरे डैड, मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू माई डैड, एंड दे डोंट वांटेड मी टू बी इन दिस फील्ड, एंड I am happy with doing acting, doing Instagrams and all. गई तब क्या रिएक्शन था पिताजी का? Dad was like, you wanted to be something because I'm a huge fan of Sushmita Sen. जी. So he knows that. And he said now you wanted to also become something like, you know, Miss India. तो Miss India नहीं तो आपने ये कर दिया, very good करके. And he was very happy. बिल्कुल। और मतलब आपको देखकर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कितने शेड्स हो सकते हैं एक महिला के अंदर, और ये सिर्फ एक महिला ही कर सकती है, इतना कुछ करना और उसके बाद घर भी संभालना। तो दीपा जी, क्योंकि आप इतना कुछ कर रही हैं, एनजीओ भी है, काम भी है, रेकी भी आप कर लेती हैं, रेकी पर भी हम आएंगे, लेकिन बच्चों को भी उतना ही वक्त देना, घर पे उतना वक्त संभालना, तो कैसे आपने मैनेज किया? कभी बच्चों ने कोई कंप्लेन की कि मम्मी आप आज नहीं थी और आप बाहर काम कर रही थी, मुझे आपकी ज़रूरत थी, या फिर स्कूल जाना था, पीटीएम थी, इस तरह की कुछ समस्याएं आई आपके लाइफ में? नहीं, मैं इस मामले में काफ़ी ब्लेस्ड हूँ, मेरे बच्चों के मामले में, टचवुड। मेरे बच्चे, स्पेशली मेरी जो डॉटर है सौम्या, शी इज 17 ईयर्स, वो बहुत ही मैच्योर्ड लड़की है राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई हैव सीन। क्योंकि जब वो छोटी थी, आई यूज टू गो टू वर्क, एयरलाइंस में थी, नाइट शिफ्ट्स रहते थे, आई यूज टू हार्डली गिव हर टाइम इन द नाइट, मैं मॉर्निंग में उससे मिल पाती थी, शी मैनेज्ड इट वेरी वेल। और जब श्लोक, जो मेरा सेकेंड सन है, जब वो मैं उस प्रेग्नेंट थी, वो टाइम पे तो मैंने फुल 9 months एयरपोर्ट पे ही थी, मतलब द मोमेंट आई टुक ऑफ एंड नेक्स्ट डे आई वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द डिलीवरी। तो बोथ द किड्स आर वेरी 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 कोऑपरेटिव टू मी। एंड आप जो बोल रही हो ना कि उनका स्कूल का कोई फंक्शंस, तो ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड थे तभी, वो हाफ वो मैनेज करते थे, हाफ मैं मैनेज करती थी। मेरी डॉटर वॉलीबॉल की स्टेट लेवल चैंपियन भी रह चुकी है, एंड कभी उन्होंने मेरे को ऐसा बोला नहीं कि मम्मा आप आए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई मीटिंग होता था पेरेंट्स टीचर्स, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड मीट द टीचर्स, एंड आई यूज्ड टू सी कि एवरीथिंग इज गोइंग राइट, नॉट ओनली मेरे बच्चों का बट दूसरे बच्चों का भी प्रॉपर होना चाहिए करके मैं पीटीए में भी पार्टिसिपेट करती गई। मैं बहुत साल पीटीए मेंबर भी रह चुकी हूँ, और अभी भी इस साल भी मैं पीटीए मेंबर हूँ डॉन बॉस्को स्कूल में, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू यू नो मैनेज एवरीथिंग, एंड आई लव इट, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर अब आते हैं आपके टैरो कार्ड के स्किल्स पर। तो दीपा जी, पहले तो ये बताइए कि इतना सब आप पहले से ही कर रही थी, तो इसके लिए समय कहाँ से मिल गया? आपने कब सीखा और फिर उसके बाद कैसे उसको प्रैक्टिस में लाया आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैंने नारायण रेकी एंड उसुई रेकी स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 years बैक, एंड उसके पहले मेरे को बहुत चाह थी करना है, बट आई वॉज अनेबल टू गेट द मास्टर फॉर दैट। बट जैसे वो बोलते हैं ना कि एक कड़ी आपको जुड़नी चाहिए एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो, देन वंस यू आर इनटू दैट फील्ड, व्हाट हैपन पल्लवी जी, यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट फ्लो, तो धीरे धीरे वो एक एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करती जाती है। तो आई वॉज इनटू दैट, तो मुझे ऐसा लगा मेरे को टैरो कार्ड भी सीखना चाहिए, अब ये सीखा है तो मुझे टैरो भी सीखना चाहिए, तो फिर मैंने टैरो भी सीख लिया। टैरो सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने सिर्फ 2 रेकी किया, जबकि बहुत सारी रेकीज है। इनफैक्ट हमारे माइथोलॉजी में और हमारे इंडियन कल्चर्स में इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटीज़ है, इतने सारी चीज़ें हैं कि हम कितना भी पढ़ ले कर ले कम है। तो मेरे फ़िलहाल अभी मैं 16 मॉड्यूल्स ऑफ रेकी की मैं टीचर हूँ, मास्टर हूँ, एंड मैं लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं टैरो रीडर भी हूँ, एंड these things keep me you know making me high, मतलब मुझे पैशन बढ़ाते जाता है कि मुझे करना चाहिए, एंड दीज आर ऑल अ गुड थिंग्स। सो आई फील कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो हम क्यों नहीं करें। तो दीपा जी, इंटरेस्ट कहाँ से आपका जगह कि हाँ ये भी फील्ड है, इसको भी कर लेना चाहिए? हैज़ आई टोल्ड यू, हम साउथ इंडियंस लोग ऑब्वियसली बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं, मेरे पेरेंट्स,
बचपन से हम लोग को पूजा पाठ में इन्वॉल्व करते थे, मे बी दैट मस्ट बी द वन रीज़न. सेकेंड थिंग, जब मैंने आपको बोला कि व्हेन यू स्टार्ट विथ वन थिंग, दैट things start vibrating and getting you attracted to different kinds of things related to those only. So when you go for a Reiki or you go for a Lama Fera, the base is a healing. Tarot card, when you go to the tarot card, it gives the person उसके जो भी problems उसको solutions देता है, उसको एक guidelines देता है. So that means you are definitely going to heal someone, you are going to help someone. इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है. प्रदीपा जी, लेमा फेरा की जैसे कि आप बात कर रही थी, कई दर्शक ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि ये होता क्या है और किस तरीके से किया जाता है. लामा फेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, बुद्धिज्म टेक्निक है. और ब्रीफ में बताना चाहिए, ये तो बहुत वास्ट एक्चुअली, फिर भी मैं ब्रीफ में बताना चाहती हूँ. लामा फेरा एक बुद्धिज्म टेक्निक इन्वॉल्व विथ इंडियन वैदिक टेक्निक है. जो सिम्बॉल्स है, दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ मंत्रास. तो जब हम लामा फेरा हीलिंग देते हैं पर्सन को, किसी को जिसको ज़रूरत है, तो हम उनको टच नहीं करते, हम वॉन्ड के साथ हील करते हैं. वॉन्ड एक क्रिस्टल ये रहता है, जिसको एक हम व्हाट यू कॉल, एक डंडा लगा के रखते हैं, सामने से वो क्रिस्टलाइज्ड रहता है एंड इट्स बोथ द साइड्स, मतलब नेगेटिव एनर्जीज को हटाता है एंड पॉजिटिव एनर्जीज को कैप्चर करता है, वैसा वॉन्ड रहता है. तो वो चीज़ से हम हील करते हैं. एंड technically when you start healing a person, you will realize ki Buddha himself, like he comes and heals a person. You are just a mediator. That means there is an energy which is coming and helping not only the healer but also you also. Jitna aap heal karte to automatically even you will be healed out, even you will get that better energy also. Why? Because you are doing something good for the other. And it is a complete process. So I can't disclose it on a camera, but yeah, it is a beautiful process. जहाँ पे I have seen मेरे बहुत सारे जो patients you can call, बहुत सारे patients जिनको psychological issues है, जिनको कुछ health issues है, बहुत हद तक they have become better. दीपा जी, इस साउंड टेक्निक से भी लोगों को हील किया जाता है, तो क्या वो भी इन्हीं का कुछ पार्ट होती है या वो बिल्कुल अलग टेक्निक है? इट्स थोड़ा सा मतलब अलग डिफरेंट टेक्निक रहता है. दिस वी कैन डू इवन डिस्टेंस हीलिंग ऑल्सो. तो दीज आर लाइक रेकी, लामा फेरा, यू कैन डू डिस्टेंस, लाइक आप कहीं पे भी बैठे रहो, दुनिया के कोई भी कोने में बैठे रहो, हम आपको हीलिंग भेज सकते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स एंड यू आर सेंडिंग द एनर्जी थ्रू द यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज ओनली डूइंग एवरीथिंग, सो यू आर जस्ट अ मीडियम फॉर दैट. दीपा जी, कई बार होता है जैसे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर बात आ जाती है रेकी जब आप करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बैड स्पिरिट या नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट होती हैं, तो उससे खुद को भी आपको क्लींस करने की जरूरत होती है. तो वो कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? क्योंकि रेकी करना भी आसान नहीं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, कई बार उसके पेन को ईज करने के लिए वो चीज़ थोड़ा आपको भी फील होती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है. तो उसके लिए क्या किया जाए? सी, इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड्स. जैसे अलग दुनिया भी होती है, ठीक है. हम जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हम तो काफ़ी छोटे हैं, मतलब बहुत जस्ट स्टार्ट किया ऐसे लगता है. देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल गुरुज, हमको जितना नॉलेज हम उतना ही बता सकते हैं. बट या देयर आर एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज वंस यू गेट इन टू दिस थिंग्स, आपके वाइब्रेशंस या आप सेंसिटिव बन जाते हो, तो यू कैन फील energies. These all are energies. They can't see you or you can't see them, but these are the energies which are felt. That is the reason कभी कभी हम बोलते हैं कि किसी से हम मिलते तो कहीं कोई जगह अचानक से हम जाते तो हमको वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा या बीमार गिर गए या नेगेटिव एनर्जीज आपको वहाँ के टच हो गए, होता है. तो क्लेंजिंग्स के लिए ना हमारे जो इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर में बचपन से हम लोग को घर पे बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है, बताई जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल पूजा पाठ है या पूजा के थ्रू हम करते हैं. बट दिस इज़ एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ क्लेंजिंग. आप दिन में कितने लोगों के बारे में सोचते हो, आप कितने लोगों से मिलते हो, आपको कितने सारे कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं. जब कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हो, वो आपकी सारी चीज़ें ब्लॉक होने लगती धीरे धीरे. दैट इज़ द रीज़न हम कॉर्ड कटिंग भी बोलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, क्लेंजिंग योर थिंग. तो बेसिक क्लेंजिंग हमारे घर से शुरू होता है जब हम सवेरे नहा के पूजा करने बैठते हैं. नहाना मतलब वाटर, सबसे बेस्ट वाटर है जो आपको क्लेंस करता है. उसके बाद हम फायर क्लेंजिंग भी बोलते हैं. जब हम दिया रखते हैं, आपको पता है जब हम दिया करते हैं तो हम ऐसे ऊपर लेते हैं जी, आरती लेते हैं या धुआं लेते हैं. दैट इज
called a kind of cleansing by fire. आपको कुछ नहीं करना है, तो आप कहीं पे जोर से, मतलब हवा, तेज हवा चल रही है, आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए दोनों हाथ ऐसे फैला के. दैट इज नोन एज अ विंड क्लेंजिंग. तो ये बहुत टाइप्स के क्लेंजिंग से सबसे बेस्ट है. आपको अगर लगता है कि आप टायर्ड फील कर रहे हो, आपको कोई वीकनेस आ रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको कभी अचानक से आपको ऐसा लगा कि डिजीनेस आ रहा है, लेजीनेस आ रहा है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो आप एक सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, यू विल फील बेटर. So these all are kinds of things cleansing का. But when we do Reiki, yeah, we also cleanse ourselves. Reiki protects you. तो रेकी एनर्जीज के थ्रू हम अपना प्रोटेक्शन भी शील्ड कवर करते हैं. नॉट ओनली वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, वी डू द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द फैमिलीज, फॉर द फ्रेंड्स. when I do morning prayer blessings, I include everyone, like my well wishers, my family, my friends, my business, my house, everything, my pets, and I do the healing part. So that is basically, it's kind of a protective shield around you, and believe me, it works. दीपा जी, आजकल बहुत सारे स्टोन्स भी चलने लगे हैं. ऑनलाइन भी हम देखते हैं कि कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पर स्टोन दिए जाते हैं टू अट्रैक्ट गुड एनर्जी, किसी को प्यार के लिए, शादी के लिए, जॉब के लिए. तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या फ़र्क पड़ता है वाकई इन सब चीज़ों से, या फिर आप स्पिरिचुअली बैठकर अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, और जैसे कि रेकी की टेक्निक जो आप बता रहे हैं, उससे भी आप काम कर सकते हैं, या ग्रोथ आपकी बेसिकली फ्यूचर में मिल सकती है आपको? Yes, Reiki is like a energy. It's your chi energy. It's your energy. It's universal energy. Once you start activating your own energy, automatically the blockages will go off. तो आप जो manifest करते हैं आपको मिलना शुरू हो जाता है. That is known as a Reiki energies. आप crystals की बात करते हो. Yes, obviously they are a part of a nature and they have got a beautiful healing powers. They are natural चीज़ें, raw चीज़ें जो होती है crystals में, they are very natural. उनके अंदर ऑटोमेटिकली हीलिंग पावर्स रहती है, प्रॉपर्टीज रहती है. सो अभी आई एम सॉरी बट मार्केट में बहुत सारे फेक भी मिलते हैं, नो डाउट. बट आप जितना रॉ यूज़ करोगे, या आपको कोई अच्छे से उसकी जानकारी दे सकते हैं, आप प्लीज़ ले लो और घर पे रख लो. देयर आर लॉट ऑफ क्रिस्टल्स लाइक ब्लैक टर्मलाइन, ऑब्सिडियन, दीज ऑल आर लाइक नेगेटिविटी एनर्जीज हटाने के लिए. देन यू हैव एमिथिस्ट क्रिस्टल, जो आपको जेमस्टोन है, जो आपको अंदर से स्पिरिचुअली एक्टिवेट करता है, या आपको लेजीनेस से बाहर निकालता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग. देयर आर ट्रिपल प्रोटेक्शन, देयर आर डालमेशियन, एंड मनी मैटर्स के लिए यू कैन गो फॉर ग्रीन काइंड ऑफ अ क्रिस्टल्स, अजेट क्रिस्टल्स. Then there are 7 chakras के crystals. According to 7 chakras and their colors, there are crystals, and yeah, we do healing through the crystals also. We do aura cleansings with the help of crystals also, and they really work. दीपा जी, कोई टिप भी है कि क्रिस्टल्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें? जैसे कि आपने कहा ही है, और हम भी जानते हैं कि कई डुप्लीकेट भी मिलते हैं मार्केट में, तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच का फर्क तय कर पाना मुश्किल होता है. हाँ, तो जो ओरिजिनल रहता है ना, वो आप कितना भी मशीन मेड कर लो जी, वो उसका जो शेप रहता है ना, इट कांट बी एग्जैक्टली, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा आपको ना इम्प्रॉपर शेप मिलेगा. पहली बात तो. दूसरी बात, आप प्रॉपर मशीन में भी करने के बाद आप कुछ दिनों के बाद यूज करके उसको आप अगर रगड़ोगे या ऑन द स्पॉट लेके रगड़ोगे, तो अगर वो नेचुरल स्टोन है तो वो पूरा अंदर वैसा ही रहेगा, और इम्प्योर स्टोन है तो आपको वो अंदर कुछ अलग कवर मिलेगा या प्लास्टिक टाइप मिलेगा, एंड यू विल फील इट जी. एंड सबसे बेस्ट टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, यूज द रॉ वन, क्योंकि रॉ को तो आप वो गलत दे ही नहीं सकते कोई चीज़ से. तो आप रॉ स्टोन जितना यूज़ करोगे उसकी एनर्जी भी उतनी एक्टिवेटेड रहती है, और आप रॉ स्टोन्स को ज्वेलरी बना के भी पहन सकते हैं. तो आई फील यू कैन गो बेटर फॉर अ रॉ थिंग. जी. और ये तो बात हुई रेकी की. टैरो कार्ड के लिए जैसे कि आपने कहा कि आप संडे को सेशंस उसके रखती हैं, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपके लिए वो एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कुछ किया नहीं था. अब स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अब आप टैरो कार्ड की तरफ जब आप आगे बढ़ी, और पहले जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते चले गए, तो कैसा लगा शेयर करना उनके साथ इस तरह की अपनी नॉलेज? पल्लवी जी, सच बोलूँ, जब हम टैरो कार्ड करते हैं जी, तो एक बहुत सारे लोग बोलते हैं जस्ट अ नॉर्मल टैरो कार्ड रीडिंग. नो, इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल टैरो कार्ड रीडिंग, बिकॉज क्योंकि अभी भी भारत में टैरो कार्ड को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है. यस,
ये एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे. जी. इट्स द इंट्यूशन पावर. इट्स नॉट जस्ट रीडिंग अ टैरो. आपके सामने भी मैं एक टैरो कार्ड आपको अगर डिस्प्ले कर दूँ तो आप वो पिक्चर देख के भी बता सकते हो, राइट? जी. तो एक टैरो के पीछे 100 मीनिंग्स रहता है. बट बेसिकली द टैरोज आर लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं पल्लवी जी का टैरो कार्ड चेक कर रही हूँ, दैट मीन्स आपकी एनर्जी उस टैरो कार्ड के अंदर गई है बिकॉज यू हैव टच्ड इट, और मैं आपके थ्रू उसको मैं पूछ रही हूँ कि पल्लवी जी चाहती है ऐसा ऐसा, क्या है क्वेश्चन. तो वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ वो इंट्यूशनली वो आंसर आता है. सो इट्स वेरी, यानी टैरो कार्ड से पहले लोग टच करवाते हैं या उस पे कहते हैं फूंक मार दीजिए. यस यस. एंड दूसरा चीज़ बेसिकली मैं जब टैरो कार्ड के लिए बैठती हूँ या मेरे मास्टर्स ने जो मुझे सिखाया है, हम उसको पूजा की तरह मानते हैं. मैं टैरो कार्ड भी मेरे पूजा घर में ही रखती हूँ. जब हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्लेंजिंग करते हैं और ये स्पेस क्लेंजिंग करते हैं. स्पेस क्लीन होता है, मतलब जहाँ आप टैरो कार्ड रखने वाले उसका पूरा पॉजिटिव एनर्जीज का वाइब्रेशंस रखते हैं. तो उसके लिए हम जो गंगा जल रहता है वो छिड़कते हैं, या फॉर एग्जांपल जो हम अगरबत्ती, सेज, धूप वो सब लगाते हैं. दैट मीन्स वी आर क्लेंजिंग इट. दैट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस. एंड जब हम उसको लेके बैठते हैं उसके पहले हम कुछ टाइम तक मेडिटेशन करते हैं, सो दैट एंड वी हम प्रोटेक्शन भी लेते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द टैरो कार्ड रीडिंग, हम जो भी आंसर्स रिलेटेड टू उनके क्वेश्चंस देते हैं वो इंट्यूशनली आते हैं. एंड टचवुड अब तक तो मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं दे आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज जो आता है जैसा आता है मैं उनको बताते जाती हूँ. एंड इट्स अ वेरी बोलते ना सच, सीधा सच. वी नेवर लाई ऑन दैट. एंड काफ़ी मतलब अब तक तो मुझे कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है कि गलत कुछ है. एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ माई टैरो. एंड आई फील वेरी हैप्पी कि अगर किसी का कुछ अच्छा हो रहा है ये टैरो के गाइडलाइन से, सॉल्यूशन से, तो दैट्स द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ. और यहाँ मैं इस बीच दर्शकों को ये भी बता दूं कि दीपा जी ने सिर्फ देश में रहकर ही गौरव नहीं बढ़ाया, बल्कि ओमान में, बता दें आपको कि ओमान का महाराष्ट्र में जो एयरबेस है वहां पर भी भारत का नाम रोशन किया है. ओमान की पहली महिला सिक्योरिटी ऑफिसर आप बनी. तो दीपा जी कैसा लगा जब आपको ये पद मिला? तो उसके बाद जानना चाहेंगे आपसे. मैं जेट एयरवेज में थी एंड मुझे इंटरनेशनल ज्वाइन करना था. तो मेरे सामने ओमान एयर के लिए एक इंटरव्यू आया था. तो हमको बोला गया था कि नहीं, दैट विल बी ओनली फॉर कस्टमर सर्विस. और मेरा जेट एयरवेज का सिक्योरिटी बैकग्राउंड था एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद जेट एयरवेज, नो डाउट. बट एक चाहत होती है ना कि चलो अभी थोड़ा एक इंटरनेशनल भी चले जाए, आगे जल्दी ग्रो करना है. जी. तो मैंने ओमान एयर में फिर भी मैंने अप्लाई किया सिक्योरिटी के लिए एंड कस्टमर सर्विस के लिए. देन व्हेन दे स्टार्टेड टेकिंग द इंटरव्यू, ऑब्वियसली ओमान से मैनेजमेंट आई थी. तो जब इंटरव्यू ले रहे थे देन आई वाज लाइक पार्ट ऑफ अ सिक्योरिटी. जितना मुझे नॉलेज था, उन्होंने जितना कुछ क्वेश्चंस किया था मैंने सब उनको जवाब दिया. तो दे वर सो हैप्पी. दे सेड कि आज तक हमको इतने सिक्योरिटी रिलेटेड परफेक्ट आंसर्स आज तक हमको किसी ने दिए नहीं है. तो जिस वजह से उन्होंने मुझे कस्टमर सर्विस के साथ साथ मुझे एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर ले लिया. And they said later on we will shift you to customer service if you want, but we are taking you as a security officer. And they told me कि you are the first female to in Oman Air to join as a security officer. And obviously that was something like मुझे ऐसा लगा चलो मैंने एक स्टेपिंग स्टोन रख दिया है, अब मेरे पीछे सब स्टार्ट कर ले. बिल्कुल. और दीपा जी और आगे बढ़ेंगे आपके बारे में. तो क्रिकेट भी आपने खेला है और प्लेयर ऑफ द मैच भी आप रह चुकी हैं, भारतनाट्यम भी करती हैं आप. कुछ बचा है जो अभी आपको और अचीव करना बाकी है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अभी इट्स लाइक मोर देन एनफ. किसी के लिए करने के लिए लगता है 2-3 जन्म लग जाएंगे, लेकिन इसी जन्म में इतनी सी उम्र में आपने ये सब कुछ अचीव किया है. नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है. ये तो मुझे ऐसा लगता है बस शुरुआत है. तो जब क्रिकेट का एक्सपीरियंस कैसा जब रहा तक आपका? जान है कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो. और मेरा भी सबसे अभी मैंने अपने लिए जितना किया अपने लिए किया. ठीक है, मैंने एनजीओ स्टार्ट किया लेडीज़ लोग के लिए, थोड़ा मतलब सपोर्ट किया. बट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आगे चल के मुझे मेरी जो अभी इच्छा है, मेन स्ट्रॉन्ग इच्छा ये है कि मुझे एल्डर पेरेंट्स के लिए बहुत आई डोंट नो बहुत फील होता है. तो मुझे उनके लिए एक इतना बड़ा ओल्ड एज होम रखना है ना कि उनको लगे नहीं कि ओल्ड एज होम है, उनको ऐसा लगे कि ये हमारा खुद का घर है. एंड दूसरा स्पेशली बच्चे जो मतलब
बच्चों का कोई गलती नहीं होता है, या तो वो सड़क पे क्या बोलते हैं, भीख मांगते हैं, या तो सड़क पे कोई चीज़ें बेचते हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो सुनने के लिए बहुत बड़ा लगता है, बट येस डेफिनेटली भगवान ने चाहा तो मुझे ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत कुछ करना है। एंड लेट्स सी अभी और क्या क्या चीज़ें आएंगी। आई विल जस्ट गो विद द फ्लो व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू मी। बिल्कुल। और यहाँ दीपा जी एक और पर्सनल सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी। सिंगल मदर रहकर सरवाइव करना इस इंडस्ट्री में, इस भारत जैसे देश में काफ़ी मुश्किल रहता है। आपका सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ जी। आई डोंट नो कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, बट येस इट्स नॉट ईजी एट ऑल, इट्स वेरी टफ यू कैन से। मतलब व्हेन आई लॉस्ट माई हस्बैंड इट वाज लाइक, मुझे ऐसा लगा सब ख़त्म, बट आई थॉट कि नहीं, आई हैव गॉट टू ब्यूटिफुल एंजल्स विथ मी। सो 13th डे आई डिड हिज पूजा एंड ऑल। 14th डे से मैंने अपना ऑफिस रिज्यूम किया। आई सेड नो वेटिंग, आई हैव टू स्टेप आउट। वाई? बिकॉज अगर मैं 14 डे भी बैठूँ, 15 डे भी बैठूँ, मैं बैठ जाऊँगी, मैं उठ नहीं पाऊँगी। जी। वो जो व्हाट यू कॉल कमी है, वो एंड तक कम नहीं होने वाली है इस लाइफ में। एंड चलिए, कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया है और ऐसा हम नहीं करना चाह रहे थे दीपा जी, पर ज़रूर आपका जो जीवन है अब तक का जो रहा है, ज़रूर उन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो अभी भी घर में बैठी हैं और वो बाहर निकल के कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन उन्हें वो करने का मौका नहीं मिल रहा, या ये कहें कि प्रेरणा उन्हें सही नहीं मिल पा रही है, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। लेकिन आई एम श्योर आज का ये शो देखने के बाद कई महिलाएं ऐसी हैं जो आपके इस प्रेरणादायक जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान तो ज़रूर भरेंगी, कोशिश ज़रूर करेंगी। तो दीपा जी, अब क्या लगता है आगे आपका मोटो क्या होने वाला है? क्रिकेट भी खेल लिया, डांस भी कर लिया, एनजीओ भी चला लिया, फैशन हाउस भी आप अभी रन कर रही हैं, और जिस तरीके से बच्चे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, एयरलाइंस भी आप कर चुकी हैं काम, और साथ ही साथ आर्मी में ट्रेनिंग भी आप कर चुकी हैं, एनसीसी में आपने काफ़ी अच्छा समय बिताया जिसकी एक्सपीरियंस आप आज भी शेयर करती हैं हमारे साथ। तो डोमेस्टिक हेल्प भी आपने लोगों की काफ़ी की है, खासतौर पर ट्राइबल जो महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी में आपने काफ़ी प्रभाव डाला है। तो अब क्या लगता है कि आगे किस डायरेक्शन में ज़िंदगी को जाने देना है? रेकी और टैरो कार्ड भी आप कर ही रही हैं साथ साथ, तो अब आगे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती हैं? मेरा एक फेसबुक पेज भी है, हे वुमनिया, या मैं फेसबुक फीड भी करती हूँ तो हे वुमनिया से ही करती हूँ। तो इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू टेक ऑल माई फ्रेंड्स, माई वेल विशर्स, जितने महिलाएं हैं मेरे को उनको अपने साथ जोड़ना है या उनको अलग से कुछ करना है। मुझे बस ऐसा लगता है कि एक भी महिला है ना किसी पे डिपेंड ना रहे, बस अपने पे खड़े रहे और अपने दम पे खड़े रहे। और कोई भी चीज़ हो, आप हाउसवाइफ भी हो बट यू हैव गॉट टैलेंटेड, एवरीवन हैज़ गॉट यूनिक टैलेंट। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी चाहे, किसी को कोई हेल्प भी चाहिए, कैसे जैसे चाहिए वैसे हेल्प करके, मैं चाहती हूँ कि हर महिला सब खुश रहे। और महिलाओं को हम लोग मोस्टली बैकबोन बोलते हैं, पिलर बोलते हैं घर के, एंड डेफिनेटली पिलर स्ट्रांग रहेगा तो सब कुछ आसानी से और सब कुछ अच्छे से चलेगा। दैट इज़ द रीज़न मेरा एक ही मोटो है, मैं महिलाओं को एक ही बोलना चाहती हूँ जो हम बचपन से सुनते आए, बस चलते रहो चलते रहो, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, इट्स ओके, चलते रहो। अगर चल भी नहीं सकते तो क्रॉल करो बट डोंट स्टॉप, यू नेवर नो। दीपा जी, अपने अपकमिंग डिजाइनर्स के लिए भी हाल ही में रैंप शो भी ऑर्गेनाइज किए थे, तो उसके बारे में बताइए, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और वो थॉट आपको कहाँ से आया कि हाँ अब डिजाइनर्स के लिए कुछ करना चाहिए या फिर इस फील्ड में आपको जाने की ज़रूरत है? डिज़ाइनिंग भी मेरा बचपन से एक फैशन था जी। और बोलते ना एक पैशन के साथ जाना बहुत वो कहीं ना कहीं मिल जाता है, बिकॉज मेरे बहुत सारे पैशन से तो कहीं ना कहीं कुछ छूट रहे थे। बट जब एक मौका आया, जब मुझे ये सिचुएशन मेरे को लगा कि अब मैं ये कर सकती हूँ एंड थोड़ा अच्छा चलने लग गया मेरा बिजनेस भी, तो मैंने कुछ डिज़ाइनर्स को देखा जो बहुत यंग है, बहुत यंगस्टर्स हैं एंड दे आर सो ब्यूटीफुल, मतलब इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइंस करते। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। तो अभी मेरे जो भी असिस्टेंट है वो अब
अपकमिंग डिज़ाइनर्स है एंड इनका मैंने एक नोटिस किया है कि जब तक आप प्लेटफॉर्म इनको नहीं दोगे, लेट देम शो कास्ट देयर टैलेंट, उनको जो भी उनके अंदर जो भी टैलेंट है रिलेटेड टू द डिज़ाइंस, रिलेटेड टू द फैशन, लेट इट कम आउट। तो जब तक आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो आपको पता कैसे पड़ेगा? दैट तो इज क्या द रीजन। रूबिका हाउस में भी ऐसा कुछ है कि हाँ, नए डिजाइनर्स जो हैं वो भी अपने डिजाइन शोकेस कर सकते हैं? हाँ जी, रूबिकॉन फैशन हाउस में भी हमने ये रखा है कि जिसको भी डिज़ाइंस आपके शो करना है, आप आके हमसे मिले और हम उनके उनके फैशन सेंस के साथ, थीम के साथ हम शोकास्ट भी करते हैं एंड साथ ही साथ में हम कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इवन दे ट्राई टू, आई बेसिकली आस्क देम टू हेल्प दीज अपकमिंग डिज़ाइनर्स। अगर उनको कोई चैनल्स के थ्रू कहीं मिल सकता है तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ सेट हो जाए। रूबिका जी, आपने कई फील्ड्स में जो है काम किया है और हर फील्ड से आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप सीख कर आगे बढ़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अब तक की सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या रही, और वो आप जो हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहें। मेरे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सीख इज, मैंने एनसीसी के थ्रू ही सीखा है, बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी इजी फॉर मी टू लीव माई पेरेंट्स एंड गो टू द कैंप्स। मैं अपने मम्मी पापा के अलावा बगैर रह नहीं सकती थी। ऐसे मैंने कैंप्स 6 महीने कैंप्स किए एंड वहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जहाँ पे आपको यूनिटी सिखाती है कि आप अपने सब साथियों को लेके साथ में चलना है। दूसरा चीज़ सिखाती है डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिसिप्लिन आपके लाइफ में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एनसीसी से सीखा है, डू और डाई, या तो करो या तो मरो। दैट मीन्स देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, यू हैव टू डू, दैट मीन्स यू हैव टू डू इट। आप कर सकते हो तो आप कर लो। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने डांस की भी आपकी हम वीडियो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो एक्सपीरियंस पूरा कैसा रहा उसके बारे में आपने अभी ज़्यादा नहीं बताया कि भरतनाट्यम सीखने का मन कैसे हुआ और उसके बाद आप कंपटीशन में स्टेज पर कैसे डांस करने पहुंच गई, तो वो जर्नी छोटी सी कैसी रही वो बताइए। अगेन गोइंग बैक टू माई चाइल्डहुड, बचपन में हम लोग साउथ इंडियन में तो एक कंपलसरी एक कोई तो हम लोग को क्लासिकल डांस ट्रेनिंग लेना ज़रूरी रहता है जी। बट मेरा वो टाइम पे यू कैन से बैड लक था कि जो हमारी एक टीचर थी जो सिखाने वाली थी, शी वॉज फ्रॉम तमिलनाडु, बट शी वेंट बैक आफ्टर सम 2 to 3 months, तो वी कुडंट गेट दैट टीचर बैक एंड ऐसे चलते चलते मे बी बिकॉज ऑफ माई अदर एक्टिविटीज़ मैं ध्यान नहीं दे पाए या मेरे से हो नहीं पाया, कुछ हुआ नहीं। तो आई वॉज फीलिंग कि मुझे यार भरतनाट्यम में अरेंग रत्तम करना था, मुझे भरतनाट्यम में ये भी करना था, वो भी करना था, बट आई कुडंट डू इट। तो अभी फ़िलहाल ही जब 15 अगस्त 2022 था हमारे इसमें कॉम्प्लेक्स में, तो दे वांटेड समथिंग यू नो टू स्टार्ट विथ अ कल्चरल प्रोग्राम। तो आई सेड व्हाई कांट यू टेक माय भरतनाट्यम डांस, एंड दे वर लाइक यू आर गोइंग टू डू भरतनाट्यम। आई सेड या कर लेती हूँ, चलो कर लेंगे। तो आई गेस मैंने 3 या 4 दिन, प्रैक्टिस भी नहीं बट 3 या 4 दिन मैंने किया, बट जो भी मैंने किया इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड सब लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत मतलब प्यार दिया मुझे। एंड बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आके ये बोलने लगे कि हमारे बच्चों का ना आप क्लासेस लो। तो मैंने बोला मैंने खुद क्लास किया नहीं तो मैं कहाँ से क्लास लूँ। तो इट वॉज बेसिकली द पैशन, मेरा जो इच्छा थी वो मैंने स्टेज पे रखी। मैंने ना स्टेप्स देखे ना मैंने परफेक्शन देखा, बट आई थॉट कि आई वांट टू डू इट एंड आई डिड इट। एंड माई डॉटर इज़ ऑल्सो गुड डांसर, तो मैं कभी कभी उसके साथ भी एक डांस भी हमने किया है दोनों ने। तो सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों माँ बेटी कैसे कर सकते हैं, बट इट्स लाइक ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड अगेन। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूंगी दीपा जी, घर पे क्या माहौल रहता है जब बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ इतना कुछ कर रही हैं और उनके घर में ही प्रेरणा का जीता जागता उदाहरण मौजूद है, जो कि आमतौर पर हर घर में होता है। माँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आपने इतना कुछ अचीव किया है अब तक अपनी ज़िंदगी में, तो बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है? और कभी कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से आपको मिला जो आपको देख के लगा उस वक्त या उस क्षण में कि हाँ, मैं अपने बच्चों को जो बनाना चाह रही थी, जिस राह पे ले जाना चाह रही थी, वो सही राह पे जा रहे हैं? बच्चों के साथ ऑब्वियसली मेरे बच्चे मुझे कभी कभी हिटलर मॉम भी बुलाते हैं, बिकॉज या जहाँ स्ट्रिक्ट होना है आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिसिप्लिन के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बट आई एम क्वाइट फ्रेंडली टू माई किड्स एंड
मेरे बच्चे मुझे एक ही चीज़ बोलते कि मम्मा आप ये भी करोगे, मम्मा आप वो भी करोगे। फिर उनको ऐसा लगता है कि मम्मा जब ये सब कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड यस, मेरी डॉटर स्पोर्ट्स में भी है एंड जी उसने सामने से बोला कि मम्मा मुझे पिस्तौल शूटिंग करना है, तो शी हैज जॉइंट पिस्तौल शूटिंग अंडर आर वेरी नाइस कोच, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोच। एंड मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चों को दी है, फ्रीडम। जी फ्रीडम इन द सेंस उनको सोचने की फ्रीडम दी है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं, बट दे नो देयर लिमिटेशंस, दे नो देयर ट्रेडिशंस, दे नो देयर कल्चर्स। तो जब मैंने उनको बोला कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, आप बनो, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। पर दीपा जी, इतनी बिजी लाइफ के बाद क्या संभव हो पाता है या कितना आसान या मुश्किल है बच्चों पर वो कमांड रखना, वो डिसिप्लिन उनमें बिठाना? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जो महिलाएं बाहर काम करती हैं घर पर ध्यान नहीं दे पाती, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। आई गेस बच्चों को बेसिक जो हम देते हैं बचपन में, मोर देन इनफ। हम जितना उनको पैम्परिंग करेंगे, जितना हम उनको अपनी आदत डालेंगे, फॉर मी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड मुझे ऐसे लगता है बहुत सारी महिलाएं मेरे से सहमत भी होंगी, नॉट नेसेसरी कि हर बार हमको बच्चों पे ध्यान देना है, हमको उनके ऊपर हमेशा व्हाट यू कॉल काइंड ऑफ अ कैमरा चेक करना है। जी वी नो आर किड्स, किड्स नो आस, हमारे वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाते हैं। हम जब बोलते कि बच्चा हमको आप पे ट्रस्ट है, दैट इज़ मोर देन इनफ। दे नो कि मम्मा ने हम पे ट्रस्ट रखा है। या आई डोंट से कि हम कम्प्लीटली ब्लाइंड होके बच्चों पे ध्यान ना दें, बट बच्चों के साथ पेरेंटिंग करना, बच्चों के साथ काउंसलिंग करना, बच्चों के साथ उन बच्चे बन के उनसे जो भी चीज़ें हम डिस्कस करके उनको उनकी तरफ से जब समझाते हैं तो दे रियलाइज़ कि येस दिस इज़ व्हाट मम्मा इज़ ट्राइंग टू से, और ये बराबर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई किड्स, मेरे बच्चे काफ़ी पहले ही मैच्योर हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली दे सॉ मी ऑल अलोन स्ट्रगलिंग एंड देन दे सेड कि नो मॉम इज़ देयर, तो हम मॉम के साथ खड़े, सपोर्ट है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हर माँ की बात कर रही हो, हर पेरेंट्स, माँ जो भी है, अपने बच्चों पे एक ट्रस्ट करे, अपने बच्चों को जो उनको करना है वो करने की अनुमति दे, विथ ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड लिमिटेशंस। ऑब्वियसली आई नो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दैट। जी नहीं, पर बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही और बहुत सी माँओं को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स हैं स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ कुछ ज़्यादा ही बंधन बच्चों पर लगा देते हैं, अपने फैसले उन पर थोप देते हैं, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं हर वक्त, जो कि सही नहीं है। मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें स्वतंत्रता दी जाए विचारों की। तो और दीपा जी, अब वक्त आ चुका है जब आपसे विदा लेना पड़ेगा, लेकिन मन कर रहा था कि आपसे बातें करते जाएं, ये सिलसिला चलता ही रहे, क्योंकि बहुत कुछ मुझे भी आज यहाँ पर सीखने को मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज दमदार शख्सियत में हमारे साथ दीपा भारद्वाज जुड़ी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया और अपने बच्चों को भी एक ऐसी परवरिश दी कि आज वो उनका नाम रोशन कर रहे हैं। और उनके जीवन से न सिर्फ उनके बच्चे, बल्कि न जाने भारत के कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितनी माएँ प्रेरणा लेकर अपने बच्चों की ज़िंदगी में कुछ कर रही हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए कुछ कर रही हैं। और दमदार शख्सियत में ऐसी शख्सियत को देखकर आर्य न्यूज़ की तरफ से उन्हें सलाम है। और आज के लिए दमदार शख्सियत में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज़।